हेलो. गुड. आप लाइव अभी तो नहीं कर रहे हो ना? वी हैव 5 minutes. ओके. Yes, guys. Okay. So today we will be talking about consideration. आज हम consideration की बात करेंगे. Again, I'm just giving you a very brief introduction. Hi, I am Gagandeep Kaur Saluja.
I am a company secretary by profession. I have done my law from Delhi University. I am into corporate from last 8 years and here I am teaching you guys Indian Contract Act. ठीक है? So जिस तरीके से हमने कल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा था, which was very fundamental, which was very baseline, आज हम थोड़ा सा पोर्शन टेक्निकल पढ़ेंगे. ठीक है? So it is a consideration. I hope consideration is something that you all guys know. पैसा, तो पैसे तो सबको पता ही होते हैं, राइट? सो कंसिडरेशन आज हम पढ़ेंगे, बट प्लीज नोट मैं लॉ के बारे में क्लैरिटी दे देती हूँ जितना मेरे को एक्सपीरियंस है और जहां पे मैंने एग्जाम्स दिए, जितनी एग्जाम्स मैंने दी है, मुझे एक बात जरूर समझ आई है कि लॉ एक एग्जाम्पल बेस्ड पूरा कॉन्सेप्ट है. अगर आप लॉ को एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे बट टेक्निकल एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, लेमैन एग्जाम्पल्स के साथ नहीं पढ़ेंगे तो ही काम का है. तो जब भी आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे आप टेक्निकल टर्म्स में ही लिखेंगे. जैसे मैंने कल बात करी थी, आप कीवर्ड्स उठाएंगे, कीवर्ड्स जितने उठाएंगे उतना स्कोर करेंगे. आई मस्ट से मोर देन 75% ऑफ पीपल इन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल आर फेल्ड बिकॉज ऑफ लॉ. लॉ के कारण सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं. इसका एक ही रीजन है, टेक्निकल टर्म यूज नहीं करते हो आप लोग अपना लेमैन यूज करने की कोशिश करते हो, आप लोग एक आम भाषा यूज करने की कोशिश करते हो जो वहां पे नहीं चलती. सो यू हैव टू राइट वेरी पिन पॉइंटेड. आपको ग्रंथ भी नहीं लिखना है थ्योरी सब्जेक्ट्स की तरह, आपको जो पूछा है वो लिखना है, बट बेयर एक्ट में से उठा के लिखना है, बेयर एक्ट में से उठा के लिखना है. ठीक है? So I'll start today with the Indian Contract Act consideration portion. आज हम कंसिडरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जामिनेशन में, हम वो भी डिस्कस करेंगे. एंड आई विल बी एंडिंग दिस क्लास विद अ वेरी ब्यूटीफुल पार्टिंग नोट जो मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया है ड्यूरिंग द टेन्योर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. नाउ जब मैं इस साइड ऑफ द बेंच पे आई हूं तो मुझे लगता है मुझे भी ये सर्कुलेट करना चाहिए. ठीक है? तो चलिए आज हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन. ठीक है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन की जब हम बात करते हैं, अब मुझे एक बात बताइए, व्हेन इट कम्स टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन से आप क्या समझते हैं आपकी भाषा में? नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन टर्म्स ऑफ लेमैन लैंग्वेज आप सोचते हैं कंसिडरेशन के बारे में तो पहला वर्ड क्या आता है? कम अगेन. वेरी नाइस. Something in return? Yes, please. Yes. Anybody else? Consideration? Value को justify करे. Anybody else for consideration? Something can be returned back. Okay. चलिए अब मैं आपको ये बात समझाती हूं. कंसिडरेशन का पहले मीनिंग समझो. अब ये समझिएगा, कंसिडरेशन जब भी आप यूज करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में आपने लैटिन टर्म्स सुने, लैटिन टर्म्स की एक वैल्यू होती है. जैसे कंसिडरेशन में भी एक लैटिन टर्म की वैल्यू है. देखिए, कंसिडरेशन इज अ क्विड प्रो क्यो. ये टर्म प्लीज राइट इन द एग्जामिनेशन. I would recommend कि if you guys are going for the examination, please do write this term which will give you extra marks. Quid pro quo. Quid pro quo. Quid pro quo का मतलब है something in return. It may be some benefit like right. आपने किसी को right दिया, किसी के रिटर्न में आपने किसी को इंटरेस्ट दिया, आपको लॉस हो गया, आपको प्रॉफिट हुआ. दैट में अक्योर टू वन पार्टी और सम फोरबेरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस, रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज अंडरटेकन बाय द अदर पार्टी. दैट मीन्स या तो आपने किसी को राइट दिया, आपने किसी को इंटरेस्ट दिया, आपने किसी को लॉस दिया या आपने किसी को प्रॉफिट दिया. सारा की सारा पोर्शन कंसिडरेशन का एक पार्ट होता है. मैं आज ज्यादा लेमैन में नहीं जाना चाह रही हूं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लेमैन डज नॉट वर्क इन एग्जामिनेशन.
लेमैन एग्जाम में काम नहीं करता, टेक्निकल जितना होगा उतना ही एग्जाम में काम करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड नाउ, कंसिडरेशन इज अ, क्या है, कौन सा लैटिन टर्म है कंसिडरेशन? क्विड प्रो क्यो, राइट? कंसिडरेशन एक लैटिन टर्म है, क्विड प्रो क्यो। मिताली एक्चुअली बिल्कुल सही बोल रही है आप, म्यूचुअली गिव एंड टेक, म्यूचुअली गिव एंड टेक। सो गिव एंड टेक में हम क्या ले रहे हैं? हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, लॉस ले रहे हैं, या राइट दे रहे हैं, करेक्ट? तो पहला टर्म हमने आज क्या पढ़ा कंसिडरेशन का? क्विड प्रो क्यो। क्लियर है सबको? व्हाट इज कंसिडरेशन? ये टर्म एग्जाम में प्लीज यूज करके आना। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, द मोमेंट क्वेश्चन स्टार्ट्स कंसिडरेशन क्या है, प्लीज राइट कंसिडरेशन इज अ क्विड प्रो क्यो। और क्विड प्रो क्यो क्या करोगे? अंडरलाइन, अंडरलाइन करके आना, इससे वैल्यू आती है, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग दैट वी रेड इज द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी which is Latin term which states that what is consideration. क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो? चलिए अब नेक्स्ट समझिए मीनिंग। अब एक मीनिंग तो हम निकालेंगे बेयरैक्स से, राइट? एक मीनिंग तो हम बेयरैक्स से निकालेंगे। दूसरा मीनिंग सर फ्रेडरिक पोलॉक बोलते हैं। व्हाट, हु इज फ्रेडरिक पोलॉक? हु इज फ्रेडरिक पोलॉक? किसी ने नाम सुना है? नहीं? He was one of the biggest good researchers, phenomenal researchers in the industry, phenomenal legal researchers in the industry. तो प्लीज समझिएगा, the second part that you guys will write is Sir Frederick Pollock की definition which states that consideration is the price for which the promise of the other is bought and the promise thus gives the value is enforceable. कल मैंने बात करी थी कि दो लोग शादी कर रहे हैं और सेकंड वाला बोलता है मेरे को तो 10 लाख रुपए चाहिए शादी करने के, तो 10 लाख रुपीस क्या है? 10 lakh rupees is consideration. So what the price for which the promise of the other is bought. But ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल है। बट यही एग्जाम्पल अगर आप लेमैन लैंग्वेज में एग्जाम में लिखे होगे तो आपको 0 मिलेगा। एंड 100% क्यों नहीं मिलना चाहिए? वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी वांट कि जो बिल्कुल टेक्निकली साउंड हो, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन यू राइट तो आप प्राइस लिखेंगे for which the promise of the other is bought and the promise thus given for value is enforceable. जिस promise को खरीदा गया उसकी वजह से contract enforceable है। तो basically जिस promise को खरीदा गया उसकी वजह से क्या था? contract enforceable था। तो consideration का पहला technical term बताओ, क्या लिखोगे? quid pro quo, राइट? और सेकेंड पार्ट क्या लिखोगे? फ्रेडरिक पोलॉक की डेफिनेशन। फ्रेडरिक पोलॉक की डेफिनेशन क्या बोलता है? ये बोलता है द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस इज बॉट। अब नाउ अब आपको ये हो सकता है दैट एग्जाम में ये टेक्निकल टर्म्स एकदम से याद ना है, तो सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? देखो, इसलिए मैंने इधर आज स्पेस छोड़ी है, समझो बेस्ट तरीका क्या होता है। सबसे पहले give me a moment. ओके, सबसे पहले ये समझना, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए when it comes to कि हम इसकी टेक्निकल टर्म्स कैसे लर्न करें, हम इसकी टेक्निकल टर्म कैसे लर्न करें, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम करता है। जब भी नोट्स बनाओ उसके पास में ऐसा एक एरो डालो और 1 2 3 4 करके सिर्फ कीवर्ड्स लिख दो। तो पहला कीवर्ड क्या है? प्राइस। सेकंड कीवर्ड क्या है? प्रॉमिस। थर्ड कीवर्ड क्या है? गिवन फॉर वैल्यू। अगर ये कीवर्ड्स लिख दोगे तो इस कीवर्ड्स के बेसिस पर अपना सेंटेंस फॉर्म कर देना। अगर किसी को क्रैम करने में प्रॉब्लम होती है टेक्निकल भाषा, मैं तुम्हें बता रही हूं, मैं भी तुम लोग जैसे स्टूडेंट थी जहां पे मुझे क्रैमिंग में प्रॉब्लम होती थी, मुझे कीवर्ड्स समझ में नहीं आते थे, मुझे लगता था कीवर्ड्स में रटूं कैसे, हाउ शुड आई क्रैम। क्रैम मत करो, साइड में लिखो और रीरीड करते रहो, रीरीड करते रहो। तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम एक चीज 10 बार रोज रीड करोगे तो क्या लर्न नहीं होगी? क्या ऑफ कोर्स लर्न होगी। तो बेसिकली जो टर्मिनोलॉजीज मैं लिख रही हूं, तो जैसे कंसिडरेशन पढ़ा तो कंसिडरेशन के पास एक नोट अटैच करो, वो नोट में क्या लिखोगे देखो मैं बताती हूं।
ये प्लीज ये वाला टिप मेरे से लेके जाओ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वर्क्स अ लॉट। मैं बताती हूँ, जैसे तुम्हारा कंसिडरेशन का चैप्टर ओवर होगा आज, कंसिडरेशन के चैप्टर ओवर होने के बाद एक नोट चिपकाना। नोट आते हैं स्टिकी नोट्स, स्क्वायर नोट्स। उस स्क्वायर नोट्स में पहले लिखना, पहले लिखूंगा मैं या लिखूंगी क्विड प्रो क्यो। सेकेंड क्या लिखोगे? फ्रेडरिक पोलॉक की डेफिनेशन। और जो मैं आगे टर्म्स बताती जा रही हूं वो टर्म्स ऐसे के ऐसे वो स्टिकी नोट्स पे लिख देना। तो जब कंसिडरेशन का क्वेश्चन आएगा तुम्हें वो स्टिकी नोट याद रहेगा, राइट? इस तरीके से पढ़ोगे तो लॉ बहुत इजी। आई डोंट थिंक सो चारों सब्जेक्ट्स में से लॉ सबसे ज्यादा टफ है। आई कंसिडर लॉ एज एन इजी सब्जेक्ट, क्योंकि करना क्या है, टर्म्स तो रटनी है। द ओनली थिंग, लॉजिक तो समझ आ जाता है क्लास में, टर्म्स उसको क्रैम करनी होती है घर जाकर, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अभी तक हमने दो मोड्स ऑफ डेफिनेशन की बात करी। पहला मोड क्या था? क्विड प्रो क्यो, जो था लैटिन टर्म। सेकेंड क्या था? फ्रेडरिक पोलॉक की डेफिनेशन। अब आते हैं बेयरैक पे, राइट? कंसिडरेशन, डी आता है बीच में। कंसिडरेशन, बाय द वे ऑफर क्या था? 2A। 2B क्या था? प्रॉमिस। अब मेरे को बताओ अग्रीमेंट क्या था? कंसेंसस एट ईडम क्या था? तो 12 क्या था? करेक्ट, रट्टा पड़ा। ऐसे ही बार बार करोगे तो हो जाएगा। तो कंसिडरेशन में क्या आता है? डी आता है। तो 2D क्या हो गया? कंसिडरेशन। चलिए, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये समझना। प्रोमिसर कौन था मेरे एग्जाम्पल में? प्रोमिसर कौन था मेरे एग्जाम्पल में? बॉय। प्रोमिसी कौन था? मैं। किसी को प्रोमिसर प्रोमिसी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रोमिसर प्रोमिसी क्लियर है? ठीक है। प्रोमिसर वो जो प्रॉमिस करता है, प्रोमिसी वो जिसको प्रॉमिस किया जाता है। सिंपल। अगर ये प्रॉब्लम आती है ना तो नोट्स में हिंदी में लिख लिया करो, प्रोमिसर वो जिसने प्रॉमिस किया, प्रोमिसी वो जिसको प्रॉमिस हुआ। एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर मतलब बॉय के डिजायर पे प्रोमिसी या कोई और पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब जो काम करना था वो कर लिया या नहीं किया। तो ये क्या हो गया? पास्ट। हैज डन, तो ये कौन सा कंसिडरेशन होगा? पास्ट। डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, तो ये किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर। ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर। तो सिंपल, मतलब कंसिडरेशन के 3 टाइप हो गए। क्या हो गए? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये डेफिनेशन में आ गया। तो अब जब डेफिनेशन लिखोगे तो प्लीज ब्रैकेट में ये जरूर लिख के आना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है? कोई डाउट गाइस? पीपल सिटिंग ऑनलाइन, कोई डाउट? पीपल सिटिंग ऑनलाइन, एनीबडी हैज एनी डाउट्स प्लीज राइट ऑन द चैट बॉक्स। एनीबडी डाउट? एनी डाउट? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो कंसिडरेशन का थर्ड पॉइंट अब जब तुम अपने नोट्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे? बेयरैक डेफिनेशन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो क्या तुम लोग का लर्न नहीं होगा? जब कंसिडरेशन की डेफिनेशन आएगा या क्वेश्चन आएगा तो तुम क्या लिखोगे? एग्जैक्टली वो जो हमने डिस्कस किया है क्लास में, करेक्ट? तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सच एक्ट और एब्सटेनेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस। या वो कर ले अगर उसे करने का बोला है, या वो नहीं करे क्योंकि उसे नहीं करने का बोला है, तो इसे क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन। क्लियर? 2D की डेफिनेशन क्लियर है? तो सेक्शन क्या है और कितने टाइप्स के हो गए? कौन कौन से? पास्ट जो होगा हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और आने वाले फ्यूचर में promises to do or abstain from doing. Anybody, any issue, any problem? All sorted? Clear? सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब एग्जाम्पल समझिए। तो अभी तक हमने कंसिडरेशन के कितने चीजें पढ़ी? फ्रेडरिक पोलो, हाँ, डेफिनेशन पढ़ा। और पहला क्या पढ़ा? लैटिन टर्म। अब कंसिडरेशन का डेफिनेशन आएगा तो ये सारे एलिमेंट्स लिख पाओगे?
बिल्कुल लिख पाओगे। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। P agrees to sell his car to Q। तो हम चलो क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो कबीर इज P एंड मयंक इज Q। आई होप यू गाइज डोंट माइंड टेकिंग योर नेम, करेक्ट, कूल। चलिए P एंड Q, ठीक है। चलिए सो कबीर अग्रीज टू सेल हिज कार टू मयंक फॉर ₹50,000। तुम्हारे पास एक कार है मर्सिडीज एक्स, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार आई कैन सेल इट फॉर 50,000 टू मयंक। हियर मयंक promises to pay ₹50,000 is the consideration for pre promise and P is promised to sell the car in consideration for Q promised to pay 50,000। तुम उसे कार बेचोगे, ये कंसिडरेशन मयंक के लिए है, मयंक तुम्हें 50,000 रुपीज देगा, ये कंसिडरेशन किसके लिए है? कबीर के लिए। ए प्रोमिसेस, ये नेक्स्ट है हाँ एग्जाम्पल, तो क्लियर हुआ। अब देखो ये एग्जाम्पल तुम एक क्लास मतलब अपने एग्जामिनेशन पेपर में लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, बट अगर तुम फ्रेंड, कबीर, मयंक या XYZ स्टोरी बनाते हो वो नहीं लिख पाओगे। तो यहां से याद रखना कि तुम्हें ABPQ लिखना है। डू नॉट सेट इंडिकेशंस इन द पेपर। कभी कभी कॉपी रिजेक्ट हो जाती है इस चक्कर में। अगर तुम कोई ऐसे नाम यूज करते हो ना तो नाम के बेसिस पे कॉपी रिजेक्ट हो जाती है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग PQABCD। ये समझ रहे हो? तुम ये मत यूज करके आना, नाम मत यूज करके आना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, A promises his debtor B not to file a suit against him for 1 year on A agreeing to pay ₹10,000 more। ठीक है, A क्या प्रॉमिस करता है? अपने डेटर से प्रॉमिस देता है B से दैट मैं तुम्हारे अगेंस्ट सूट नहीं फाइल करूंगा सब्जेक्ट टू द फैक्ट तुम मुझे 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा दोगे। हियर द एब्स्टिनेंस ऑफ A, मतलब देखो पहले वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था? काम हो रहा था, तो ये कौन सा है? हैज डन वाला पोर्शन है ये, समझ रहे हो। और एब्स्टेन मतलब मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो हियर जो A का कंसिडरेशन है वो B का प्रॉमिस टू पे है, मतलब A B के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि B 10,000 रुपीज उसे एक्स्ट्रा देगा। अब बताओ, क्लियर, सॉर्टेड। तो देखो डेफिनेशन के पार्ट में हैज डन वाला जो पोर्शन था वो क्या था? फर्स्ट वाला एग्जांपल, ठीक है। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग वाला एग्जांपल कौन सा था? डेटर। तो अब एग्जाम में जब आएगा तो तुम हैज डन लिखना, उसको इन्वर्टेड कॉमास बनाना, उसके नीचे लिखना एग्जाम्पल और अपना एग्जाम्पल कोड करना। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग वाला लिखना, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लगाना और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग वाला एग्जाम्पल लिखना। किसको कोई प्रॉब्लम? एनी इश्यूज गई? नो इश्यूज, ऑल सॉर्टेड। चलिए अब बात करते हैं, तो अभी तक हमने क्या बात करी? अभी तक हमने क्या क्या बात करी? अब मैं अगर तुम्हारी तरह नोट्स बनाती या मैं तुम्हारी तरह लर्न करने की कोशिश करती तो मैं क्या करती अभी तक? फर्स्ट लैटिन टर्म, सेकंड बताओ सेकंड फ्रेडरिक पॉलोक की डेफिनेशन, थर्ड बेयरैक का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2D। इसमें क्या लिखोगे? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसके साथ क्या लिंक करोगे? एग्जाम्पल। अब मुझे बताओ कौन सा इन्विजिलेटर पास नहीं करेगा यार? और तुम कहां से कंटेंट लाओगे? कंटेंट तो यही है ना, हु विल नॉट मेक श्योर दैट यू आर नॉट क्लियरिंग द एग्जाम, बट सब्जेक्ट टू द फैक्ट अगर तुम ये लिख रहे हो, अगर तुम ये लिख ही नहीं रहे हो, तुम अपना ही पैराग्राफिंग करे जा रहे हो, थ्योरी लिखे जा रहे हो, यू नो दैट डज नॉट वर्क। यू आर नॉट राइटिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, यू आर राइटिंग प्रोफेशनल एग्जाम जहां पे तुमसे प्रोफेशनलिज्म एक्सपर्ट किया जाता है। अब ये जब तुम हेडिंग लिखोगे तो क्या करोगे? अंडरलाइन। तो इमेजिन द फैक्ट वन थिंग, अगर मैं इन्विजिलेटर होती और अगर मैं तुम्हारी कॉपी चेक कर रही होती और मुझे बिल्कुल बाइफोकेटेड हर चीजें हैं, तो why I will not give the marks? I will 100% give the marks. Clear? चले नेक्स्ट में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ना ये।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू रीड दिस वेरी केयरफुली, नॉट दैट टेक्निकल बट यस इट्स इंपॉर्टेंट. चलिए, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. मतलब इसका एक पहले एग्जाम्पल समझो फिर कॉन्सेप्ट समझना. इसका केस क्या है? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव. ठीक है, इसका रेफर्ड केस क्या है? दुर्गा प्रसाद वर्सेस. कल जनरल ऑफर का रेफर्ड केस क्या था? गुड, वेरी नाइस, गुड. ठीक है, चले. डी कंस्ट्रक्टेड अ मार्केट एट द इंस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. डी ने एक मार्केट कंस्ट्रक्ट किया, किसके कहने पे इंस्ट्रक्ट किया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे इंस्ट्रक्ट किया. Occupants of shop promised to pay D a commission on articles sold through their shops. D ने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मार्केट कंस्ट्रक्ट किया. जो उधर लोग आए उन्होंने बोला कि हम अपने जो सेल होगा उसमें से कमीशन आपको डी को देंगे. ठीक है. Here there was no consideration because money was not spent by plaintiff at the request of defendant but at the instance of third person, the collector, and thus the contract was void. अब समझो, क्या जो ये शॉप्स कंस्ट्रक्टेड थी, प्लेंटिफ डिफेंडेंट क्लियर है कि किसको प्रॉब्लम होती है? प्लेंटिफ डिफेंडेंट क्लियर है सबको? कोई डाउट है? प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है? प्लेंटिफ जो प्लेंट फाइल करता है. प्लेंटिफ कौन होता है? जो प्लेंट फाइल करता है कोर्ट में. प्लेंटिफ. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, प्लेंटिफ कब यूज होता है और पिटिशनर कब यूज होता है? प्लेंटिफ कब यूज होता है और पिटिशनर कब यूज होता है? If somebody knows can just be a bit louder. मेरी क्लास में तो लाउड रहा करो यार, मैं खुद इतनी लाउड हूं. ओके, प्लेंटिफ डिफेंडेंट सिविल केसेस में यूज होता है. पिटिशनर और डिफेंडेंट वो यूज होता है क्रिमिनल केस में. ठीक है, तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट इधर क्यों यूज हुआ है? कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सिविल लॉ. कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्रिमिनल लॉ नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिविल लॉ. क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलिए, हियर देयर वाज नो कंसिडरेशन बिकॉज मनी वाज नॉट स्पेंट बाय प्लेंटिफ एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंडेंट. मतलब प्लेंटिफ ने नहीं बोला था डिफेंडेंट को कि पैसे खर्च करो. किसने बोला था? कलेक्टर ने बोला था. तो कंसिडरेशन कहां से आना चाहिए? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. अगर तुम लोग कोर्ट जाते हो कि भैया मेरा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कराओ, मैंने कंसिडरेशन दिया, इसने नहीं दिया, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा दैट इट वाज फ्रॉम द प्रोमिसर, नॉट फ्रॉम द थर्ड पार्टी. तो इसका केस क्या है? दुर्गा प्रसाद वर्सेस, क्या केस है? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव. राइट, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव. तो पहला लीगल रूल क्या हो गया कंसिडरेशन का? इट मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. और कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट? पीपल सिटिंग ऑनलाइन, एनी डाउट गाइस? नो डाउट. चलिए नेक्स्ट. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. देखो, प्रोमिसर के केस में कंसिडरेशन वहीं से आना चाहिए, बट प्रोमिसी के केस में इट कैन बी फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. इसका रेफर्ड केस क्या हो गया? चिन्नैया वर्सेस रमैया. क्या केस हो गया? चिन्नैया वर्सेस रमैया. ए ओड ₹12,000 टू बी. ए ने उधारी ली थी बी से, कितने रुपए की? 20,000. ए परसुएडेड सी टू साइन अ प्रो नोट इन फेवर ऑफ बी. ए ने परसुएड किया, किसको परसुएड किया? सी को, कि तू एक प्रो नोट साइन कर दे इन फेवर ऑफ बी. सी प्रॉमिस दैट बी दैट ही वुड पे द अमाउंट. सी ने ये प्रॉमिस किया बी दैट ही वुड पे द अमाउंट. ऑन फेथ ऑफ प्रॉमिस बाय सी, बी क्रेडिटेड द अमाउंट टू एज अकाउंट. किसके फेथ पे? बी ने अपना पैसे ट्रांसफर किए ए को, सी के बेसिस पे. हियर द डिस्चार्ज ऑफ एज अकाउंट वाज कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस. मतलब कौन थर्ड पार्टी था इसमें? थर्ड पार्टी कौन था?
तो प्रोमिसी के केस में कौन हो सकता है? या तो प्रोमिसी खुद या कोई अनदर पर्सन, बट प्रोमिसर के केस में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो पहला लीगल रूल प्रोमिसर से आना चाहिए, दूसरा प्रोमिसी या कोई और पर्सन भी कर सकता है। कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट्स? कोई भी डाउट है तो फर्स्ट वाले केस में, प्रोमिसर वाले केस में रेफर्ड केस कौन सा है? प्रोमिसी के केस में रेफर्ड केस कौन सा है? चिन्नैया वर्सेस रमैया। क्लियर? चले अब नेक्स्ट, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। ठीक है, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अंडर इंग्लिश लॉ पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट अ कंसिडरेशन, ये एक्सेप्शन टू द रूल है, ये समझ के जाना, ये एक्सेप्शन है। इंडियन लॉ में कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये हमने कहां से पढ़ा था? डेफिनेशन से। डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा था? 2D। करेक्ट? चलिए अब आएगा फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होता है? कैश सेल। फ्यूचर या एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। A promises to B to deliver him 100 bags of sugar at a future date. B promised to pay first on delivery. ये क्या हो गया? आज मैं प्रॉमिस करती हूं B को कि आप हमें 100 बैग्स डिलीवर करना शुगर के। कब दोगे? 20 नवंबर को देना। और B प्रॉमिस टू पे फर्स्ट ऑन डिलीवरी, जैसे ही आएगा मैं वैसे ही डिलीवर करूंगा। तो क्या ये आज हुआ? क्या ये कब होने वाला है ना? तो ये क्या होगा? फ्यूचर कंसिडरेशन। इंग्लिश लॉ में कौन सा कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन? पास्ट कंसिडरेशन। बट इंडियन लॉ में है? हाँ है। तो ये भी लाइन लिख के आना, दैट इन इंग्लिश लॉ पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। चले अब आएगा लीगल रूल्स फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन शुड बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। क्या है? कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? रियल और नॉट इल्यूजरी। इल्यूजरी कंसिडरेशन रेंडर्स द ट्रांजैक्शन वॉइड एंड इज नॉट वैलिड। इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रियल। मतलब समझना, इट शुड, ये फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, लीगली नॉट परमिसेबल नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए और इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। मतलब कंसिडरेशन रियल होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड नॉट बी इल्यूजरी इन नेचर, मतलब लीगली परमिसेबल होना चाहिए, फिजिकली पॉसिबल होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए। एनी डाउट्स? अभी तक हमने कितने लीगल रूल्स पढ़ लिए? पहला कौन सा था? इसका केस कौन सा था? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। सेकंड कौन सा था? थर्ड पार्टी से आना चाहिए। थर्ड कौन सा था? फ्यूचर। फोर्थ क्या है? इट शुड बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट्स? कोई भी डाउट हो तो बोलो। एनीबडी, पीपल सिटिंग ऑनलाइन, एनी डाउट्स? चलिए अब नेक्स्ट, इट मस्ट बी लीगल। जो हमने पढ़ा ऊपर उसी का एक्सप्लेनेशन है। लीगल का मतलब क्या होता है? लीगल इन द आईज ऑफ, लीगल इन द आईज ऑफ लॉ। करेक्ट। तो इट मस्ट बी लीगल, इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, immoral or opposed to public policy. It must not be unlawful, immoral or opposed to public policy. सिंपल सी बात है। immoral, unlawful की बात ये इन द आईज ऑफ लॉ प्रॉपरली लीगल होना चाहिए। ऐसा ना हो दैट इट इज immoral या opposed to public policy. करेक्ट? लीगल का मतलब, तो जब भी आप वो 4 पॉइंट लिखोगे दैट इट मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजनरी, तो उसी के साथ आप लिंक करके लिखोगे दैट इट मस्ट बी लीगल। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडवोकेट। यस, a contract is not void merely because of the fact that consideration is inadequate. इसका एग्जाम्पल बहुत इजी है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बोल रहे हो कंसिडरेशन एडवोकेट नहीं है मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। इसका एग्जाम्पल समझो। A agreed to sell a watch worth 500 for ₹20। देखो, कबीर और मयंक बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं,
ठीक है, कबीर नाउ मयंक सेल्स कि मेरी 500 की वॉच है यार, तो 20 रुपीज में ले ले. A's consent to the agreement was freely given. मयंक ने अपना जो consent था वो properly दिया, without any coercion, without any undue influence. मयंक ने अपना promise proper तरीके से free consent में दिया. Will not the consideration though in advocate, क्या 500 रुपए की घड़ी 20 रुपए में बिक सकती है क्या? नहीं, in advocate है, but the inadvocacy of consideration can be considered in order to know whether the consent of the promiser was free or not. मतलब कोर्ट बस ये पता लगाएगी कि क्या मयंक की consent फ्री थी कि नहीं. अगर वो फ्री थी तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है. तो कंसिडरेशन अगर एडवोकेट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. हमें बस ये चेक करना है कि जिस पर्सन ने कॉन्सेंट दी थी उसकी कॉन्सेंट फ्री थी कि नहीं थी. कोई प्रॉब्लम? ये क्या पार्ट है, ये सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है जो इधर आपको लिंक करना है. लिंकिंग करके आना लॉज में, लिंकिंग लॉज में करके आना. मैं अभी आपको व्हेन वी विल स्टार्ट विद द फुल फ्लेजेड थिंग आपको समझ आएगा कि एसआरए को कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे लिंक करते हैं. किसी को कॉन्ट्रैक्ट का जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस पता है? Why a contract was made? Anybody? People sitting online, can somebody tell me why a contract was made? Why there was a need to make contract law? नहीं, ऐसा क्या हुआ था कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाना पड़ा? बट कोई इंसिडेंट हुआ होगा ना जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बना. जैसे रेप लॉस क्यों बने? क्योंकि रेप होते हैं. एग्रेसिव रेप लॉस क्यों बने? क्योंकि एग्रेसिव रेप लॉस, रेप्स होते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना? एलजीबीटीक्यू का जजमेंट आया, क्यों आया? क्योंकि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी हमारे सोसाइटी में है. कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्यों आया? ओ बाय द वे, आई रियली वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन हियर. 1872 का लॉ अभी तक क्यों चल रहा है? 2024 वो भी प्री इंडिपेंडेंस लॉ है. सॉरी, प्री यार हमारी पार्लियामेंट बैठती है, पार्लियामेंट बैठती नया लॉ लेके आती कॉन्ट्रैक्ट और उसको पोस्ट इंडिपेंडेंस कर देती. प्री इंडिपेंडेंस लॉज आज भी क्यों चल रहे हैं? नहीं, बहुत आसान. बराबर, बट व्हाई आर वी फॉलोइंग देयर लॉ? इंग्लिश सिस्टम का लॉ क्यों फॉलो कर रहे हैं? उन्होंने ड्राफ्ट किया था, हम चाहते तो चेंज कर लेते हैं. नो नो, हमारा कॉमन लॉ सिस्टम कहां से फॉलो किया हुआ है? किसने लिया है? कौन सी कंट्री से कॉमन लॉ लाए हम? सॉरी, यस. देखो अब मैं बताती हूं, प्लीज अंडरस्टैंड. पहला हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, प्री इंडिपेंडेंस, हम लोग ट्रेड करते थे, राइट? तो ये बात समझना, आई हैव एक्सपीरियंस दिस ड्यूरिंग माय सेशंस एंड ड्यूरिंग माय, यू नो, तुमने देखा होगा व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल, आप तुम लोगों ने देखा होगा दैट वी डोंट टॉक अबाउट हैप्पीनेस, वी टॉक अबाउट मोर ऑफ सैडनेस, वी टॉक अबाउट मोर ऑफ एनमिटी, वी टॉक अबाउट मोर ऑफ लड़ाई. देखा है, लोग लड़ते ज्यादा है, प्यार कम करते हैं. इट्स अ बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमंस. हम ज्यादा लड़ेंगे बट प्यार कम करेंगे. लड़ जरूर लेंगे बट प्यार करने में हमारा एक्सप्रेशन बड़ा कम रहेगा, राइट? सो when we started trading, so the natural phenomena being humans is कि लड़ाई चालू हो गई क्योंकि हमारे ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग थे, कंट्रीज इन्वॉल्व थी. तो इंग्लिश या ब्रिटिशर्स ने बोला लेट अस ड्राफ्ट अ लॉ. दे मेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो अब ये समझो, जो मैंने पढ़ाया है इसको टेक्निकल भाषा में देखो. लेमैन में तुमको लगेगा ठीक है ना, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी थी, काम हुआ, हो गया. बट टेल मी वन थिंग, इस पर्टिकुलर जो मैंने समझाया है उसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉन्ट्रैक्ट जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस. कॉन्ट्रैक्ट का क्या है ये? जूरिस्प्रूडेंशियल. जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? ग्रैंड नॉर्म क्या होता है? ग्रैंड नॉर्म. ओ चलो, आई टीच यू वन थिंग.
प्लीज अंडरस्टैंड दिस. मतलब मैं इसको तुम्हें क्लास के बाद एक आंसर भी लिखवाऊंगी पैरा, जो तुम लोग अपनी एग्जाम में लिख कर आओगे. आई विल मेक यू राइट दैट पैरा. प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक ग्रंट नॉर्म में बेस्ड है. ग्रंट नॉर्म, GRUNDNORM, व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रंट नॉर्म. वो ग्रंट नॉर्म क्या है? हाँ, ग्रंट नॉर्म क्या है? हमारी लॉस कौन से ग्रंट नॉर्म में बेस्ड है? थोड़ा सा सोचो. हमारे सारे लॉ कहां से आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से. कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है. वुमेन चाइल्ड, अगर मेरे को एक बात बताओ, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट बना है, उसकी वैलिडिटी कहां से आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल से आ रही है? आर्टिकल 15 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पॉइंट है दैट द स्टेट हैज द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एंड चाइल्ड, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ग्रंट नॉर्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रंट नॉर्म. वो ग्रंट नॉर्म के ऊपर एक ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस होता है. वो एसेंस को समझना मैं बताती हूँ क्या होता है. प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लॉ पढ़ लिया और लॉ का पर्पस नहीं पढ़ा तो लॉ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. समझो, ये है ग्रंट नॉर्म, बेस लाइन. बिल्डिंग का जो बेस होता है वो कितना स्ट्रांग होना चाहिए ना, तो ही तो पिलर स्ट्रांग होंगे. तो ये समझना, बिल्डिंग का जो बेस है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. और जो पिलर्स हैं वो क्या है? हमारे लॉज. पिलर्स क्या हैं? हमारे लॉज. तो एक पिलर कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है. अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब हमने नींव रखी और पिलर बनाया तो उसका कुछ एसेंस है. वो एसेंस को क्या बोलते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस. तुम लोग जब सीए करोगे या अगर तुम लोग लॉ में जाते हो या मास्टर्स करते हो, लॉ में रिसर्च करते हो, देयर इज अ पेपर कॉल्ड एज क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस. लोग रिसर्च करते हैं ऑन लॉ कि व्हाई दिस लॉ केम. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ये है दैट व्हेन वी वर ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडिया कंपनी, we had many things were happening which were not peaceful. तो इस वजह से हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेकर आए. अब 1872 का लॉ आज तक क्यों चला आ रहा है, इसका आंसर सुन लीजिए. जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई, राइट, तो बहुत सारी पार्लियामेंट में कमेटी बनी. वो कमेटी ने ये चेक किया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या आज भी वैलिड है. क्या अगर हम आज भी उसे एप्लीकेबल करते हैं तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी आज भी वैलिड है? तो आंसर आया हाँ. इसलिए हमने वो लॉ को ऐसा की ऐसा उठाया. अगर आंसर आता नो तो नया लॉ बनता एज पर द प्रेजेंट सिचुएशंस. ठीक है, ओके. तो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से दो लॉ बाहर निकल गए हैं. कौन से लॉ निकल गए बाहर? और पार्टनरशिप. सोगा और पार्टनरशिप के कुछ जो बीच के सेक्शन है वो बाहर निकल गए हैं. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सेक्शन है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं? 9. सेक्शंस कितने? 255. इफ आई मे नॉट बी रॉन्ग बट इट्स 255 अराउंड. 255 सेक्शंस एंड 9 चैप्टर्स. ठीक है, चलिए आप प्लीज समझिएगा. अब एक क्लास थी, हमने वैसे ही समझाया था कि हमने एक पर्सन को इधर खड़ा किया था, उसको बोला था तेरे पास 255 समोसाज है और 9 चटनी है. तो 255 समोसाज, 9 चटनी. सो समोसाज एस फॉर सेक्शन, एस फॉर समोसा. चैप्टर्स, सी फॉर चैप्टर, सी फॉर चटनी. तो ये ऐसे याद रखना. तो अपने चीजों को निमोनिक्स या स्टोरी से लिंक करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. तो 255 सेक्शंस, 9 चैप्टर. ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस समझ आ गया. इस क्लास के बाद हम एक पैरा लिखेंगे. आई विल मेक यू राइट दैट पैरा. राइट दैट पैरा एंड यूज इन दैट आंसर्स कॉल्ड एज ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस. ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस उस तरीके से निकला. सेम विद दिस लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन पे आते हैं. तो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस समझो इसका कि ये क्यों लाने की जरूरत पड़ी. व्हाई इट वाज ड्राफ्टेड. Why it was drafted by the Constituent Assembly or for that matter Britishers. कि लाए क्यों? तो इसलिए लाए क्योंकि उन्हें पता था ऐसी सिचुएशंस आएंगी. तो दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो हम इधर कितने सेक्शंस पढ़ चुके हैं? पहला सेक्शन क्या पढ़ा?
2D, 2D को हमने अभी तक किससे लिंक करा, किससे, नहीं 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 नहीं, सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2। तो ये अब एक और नोट, स्टिकी नोट्स बनाओगे जिसमें सिर्फ सेक्शंस की बात करोगे। तो सेक्शन 2D डेफिनेशन, सेक्शन एक्सप्लेनेशन सेक्शन 25 का 2, जिसमें हमने क्या बात करी, लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन। क्लियर? एनी डाउट्स? एनी डाउट? नो? चलिए ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन इज वॉइड, राइट? कोई कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। तो इसका लैटिन टर्म क्या है, नूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शन। ये लिखा हुआ है, लिख लो अगर नहीं है तो, अगर नहीं है तो लिख लो, लिखा हुआ है तो वेरी नाइस। दैट इज एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो हमने पहला लैटिन टर्म क्या पढ़ा आज, क्विड प्रो क्यो। सेकेंड लैटिन टर्म क्या पढ़ा, नूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शन, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। नूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शन, नूडो पैक्टो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन आता है दैट प्लीज एक्सप्लेन अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन इज वॉइड, और तुम ये क्वेश्चन लैटिन टर्म से स्टार्ट करते हो, इट विल मेक द डिफरेंस इन द एग्जामिनेशन। देखो CACS के साथ क्या एक पंगा है, सबसे अच्छी चीज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कैटेगरी में नहीं आती है, प्रोफेशनल एग्जाम की कैटेगरी में आती है, दोनों में डिफरेंस है। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज प्रोफेशनल एग्जाम, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम? नहीं, क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली, CACS इज कि आप पास हो जाओ, कॉम्पिटिटिव में कट ऑफ बेंचमार्क करना पड़ता है, कट ऑफ आता है, कट ऑफ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो CACS में आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा है पास होने की। अगर आपने अच्छा लिखा तो आप पक्का पास हो गए। उन्हें पता है कि उन्हें 10% रिजल्ट निकालना है, 4% निकालना है, 5% निकालना है। बट कॉम्पिटिटिव में यू हैव टू क्रॉस दैट बेंचमार्क जहां पे आपको कट ऑफ मिले और आपको 200-300 सीट्स में आना पड़े, और जनरल कैटेगरी में भी और कम सीट्स में आना पड़े। समझ रहे हो? तो CACS में आपको अच्छा लिखना है, बस आपको प्रेजेंटेशन अच्छा देना है, आपको दूसरों से कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा लिखोगे आपको ज्यादा मार्क मिलेंगे, आपने अच्छा नहीं लिखा आपको कम मार्क मिले। करेक्ट? तो व्हेन यू स्टार्टिंग दिस टाइप ऑफ, आपको ये सारे फ्रेजेस को ही पकड़ना है। देखो मेरे को एक बात बताओ, बेराक किसके पास नहीं है? सबके पास है। बेराक सबके पास है, पूरे इंडिया में सबके पास है बेराक। नोट सबके पास है, गूगल सबके पास है, चैट GPT सबके पास है। तो क्या नहीं है सबके पास, ये बताओ? राइटिंग स्किल्स, you have to be a differentiator in writing skills. If you are not differentiating yourself in writing skill, you are not scoring from others. तो जब when I was used to write in CS paper, my teachers used to say हमेशा difference create करो। आंसर राइटिंग में डिफरेंस, क्या डिफरेंस? तो ये डिफरेंस, क्योंकि डेफिनेशन सेक्शन 2D सबके पास है, ठीक है, लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन सबके पास है, कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है सबके पास है। तुम चैट GPT में डालो तुम्हें कंटेंट इतना आएगा। तुम्हारा एज क्या है? लेटेंट टर्म्स एंड तुम्हारा एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन। कॉपी अच्छी दिख रही हो, कौन से इन्विजिलेटर को पसंद नहीं है? तुमने गंदा लिखा हो, अगर मान लो आई वॉज ऑल्सो एन इन्विजिलेटर फॉर फ्यू ईयर्स, जैसे ही आई यूज्ड टू ओपन द कॉपी, नॉट फॉर CACS बट फॉर यूनिवर्सिटी लेवल, तो जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता था ना, कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन अच्छा लिखा है, आई यूज्ड टू गिव देम 1 मार्क एक्स्ट्रा, क्योंकि उसने मेहनत करी है, वो एक स्किल डेवलपमेंट है उसका। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, बेसिक फंडामेंटल समझो। अगर तुम सब जैसा सब पढ़ के जाओगे तो तुमको मार्क्स सब जैसे ही मिलेंगे। तुमको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्रिएट करना है। सो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज लेटेंट टर्म्स का यूज करो, एग्जाम्पल्स यूज करो, केसेस यूज करो। तो अभी तक हमने 2 केसेस पढ़े। पहला केस, और वो केस किससे रिलेटेड था? प्रॉमिस से। अब वो प्रॉमिसी से भी हो, उसका केस कौन सा था? रमैया। हमने पहला लेटेंट टर्म पढ़ा, वो क्या था?
हमने सेकेंड लेटेंट टर्म पढ़ा, वो क्या था? देखो, नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्शन। देखो इसको इस तरीके से पढ़ो, NMNOP, तो NPO तो आ ही रहा है, ऐसे पढ़ो। थोड़े से कुछ निमोनिक्स बनाओ, तो नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्शन। तो सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट में देखो MNOP, तो NPO तो आ ही रहा है, तो नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्शन। ठीक है, कंसिडरेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड। क्लियर? एनी डाउट्स? चलिए अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। ये तो हो गया जनरल रूल, तो स्टार्ट कैसे करोगे? द जनरल रूल एज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड। बट एक्सेप्शन क्या है इसके? एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 25 में देके रखे हैं। अभी तक हमने 2 सेक्शन पढ़ लिए, कौन कौन से? 2D सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 नॉट 1। अब हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं सेक्शन 25 में क्या क्या है। चलो, रिटन और रजिस्टर्ड अग्रीमेंट अराइजिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। कोई लव एंड अफेक्शन में कोई अग्रीमेंट बना के गया जिसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जनरल रूल क्या है? वॉइड होगा। बट इसका एक्सेप्शन क्या है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कि एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन क्या होता है? जनरल रूल मतलब रूल ऑफ द लॉ, एक्सेप्शन मतलब इन केसेस में वो रूल नहीं लगेगा, इन केसेस में वो रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो अब इसके पॉइंट समझना, इसके पॉइंटर समझो। पहला तो राइटिंग में होना चाहिए, वो जो अग्रीमेंट बना है विदाउट कंसिडरेशन लव और अफेक्शन में, वो पहला क्या होना चाहिए? राइटिंग में। दूसरा क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए और राइटिंग में होना चाहिए। पहला पॉइंट। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बना होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बना होना चाहिए। इसमें तुम बता सकते हो कि यू नो क्या आएगा? यस, राइट, विल, यस, एग्जैक्टली। बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर होना चाहिए। आप समझो, एन एल्डर ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू पे हिज डेब्ट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। बड़े भाई ने बोला छोटे भाई का सारा कर्जा मैं उतारूंगा। अग्रीमेंट क्या था? 3 इसके प्रिंसिपल से बताओ क्या होना चाहिए? दूसरा और तीसरा नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बना होना चाहिए। 3। वैसे तो देखो क्या रूल है? रूल क्या है? वॉइड है। कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। बट पहला कंडीशन क्या है 25(1) में कि राइटिंग में होगा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बना है और रजिस्टर्ड है अंडर द लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब उस टाइम पे जो लॉ फोर्स में था उसमें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड। अब मुझे बताओ, एनी डाउट? इसका एग्जाम्पल, अब सुनो, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, लड़का लड़की, फॉर दैट मैटर कोई भी लेमन एग्जाम्पल तुम्हारी लैंग्वेज में मत लिख के आना, ठीक है? चलो नेक्स्ट, इसका केस लॉ समझो, केस लॉ समझो। राजदुखी दाबे वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, ठीक है? केस समझो। अ हिंदू हस्बैंड बाय अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, फुलफिल हो गई, रजिस्टर्ड था। After rendering to quarrels and disagreements, after referring to quarrels and disagreements between himself and his wife, promised to pay his wife a sum of money for her maintenance and separate residence. Husband wife का झगड़ा हुआ, उसने एक रजिस्टर्ड अग्रीमेंट में ये बोला कि I will pay this sum of money and maintenance and separate resident to my wife. Held that the promise was unenforceable since natural love and affection was missing, क्योंकि लड़ाई में किया था, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में थोड़ी किया था। देखो राइटिंग में था, रजिस्टर्ड था, बट तीसरी कंडीशन फुलफिल हुई नहीं हुई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बिना था।
इसका केस क्या हो गया, राजलक्ष्मी दुबे वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। वो इतना परेशान हो गया अपनी वाइफ से, इतना परेशान हो गया अपनी वाइफ से कि वो भूतनाथ मुखर्जी नाम हो गया उसका। केस है, बोल सकते हैं, बट व्हेन आई विल टीच उसके बाद और एक्सप्लेनेशन दूंगी। बट क्लियर, एनी डाउट्स? अभी तक हमने 3-4 केसेस पढ़ लिए हैं, मेरे को पता है तीसरा केस याद नहीं होगा, बट ठीक है, विल रिवाइज। बट कोई प्रॉब्लम? पहली कंडीशन क्या है, रजिस्टर्ड होगा तो क्या रिटर्न भी होगा? हाँ। और तीसरा, ये कौन से सेक्शन में देके रखा हुआ है? सब क्लॉज 1। कोई डाउट? 2, प्रॉमिस टू कंपेंसेट। प्रॉमिस किया गया कि मैं कंपेंसेट करूंगा, समझना। ए फाइन्स बी पर्स, गिव मी अ मोमेंट। A finds B purse and give to him. B promised to give A rupees 500. This is a valid contract. तुम्हारा पर्स कहीं गिर गया, किसी ने उठाया, उसने तुम्हें लाके दिया, तुमने बोला यार 500 रुपीज, मैम वो 500 रुपीज, वो क्या है, तुम क्या कर रहे हो, कंपेंसेट कर रहे हो। तो देखना, प्रॉमिस टू कंपेंसेट होली और इन पार्ट, Who has already voluntarily done something for a promiser? Voluntary करा, क्या तुमने दबाव डाला था कि मेरे को पर्स लाके देना, मेरा कहीं मिलेगा तो? उसने खुद से ढूंढा तुम्हें और तुम्हें लाके दिया। Something which the promisers was legally compelled to do. उसका लीगल कंपाइलेशन था कि यार किसका पर्स मिला है तो दे दो। तो क्या हो गया सेकेंड पॉइंट एक्सेप्शन? सेकेंड एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, प्रॉमिस टू कंपेंसेट। इसके 3 पॉइंट्स है। अगेन, पहले का रिटर्न, रजिस्टर्ड, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इस बार का क्या है, होली और इन पार्ट, लीगली कंपेल्ड एंड वॉलंटरली डन। इसके 3 पॉइंट समझ लो, होली और इन पार्ट, वॉलंटरली डन और लीगली कंपेल्ड। एनी डाउट? एनी डाउट? तुमको लर्न हो रहा है क्लास में ही? लर्न हो रहा है क्लास में ही? ग्रेट। चलिए नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेप्थ। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेप्थ, ठीक है, सेक्शन 25 सब क्लॉज 3। तो सेकेंड पॉइंट क्या था, 25 सब क्लॉज 2। अ डेप्थ बार्ड बाय लिमिटेशन कैन नॉट बी रिकवर्ड। ये समझाऊंगी, थोड़ा सा टेक्निकल जाएगा बट समझने की कोशिश करना। हम लिमिटेशन एक्ट को यहाँ पे लिंक करेंगे। Hence a promise to pay a debt which is without any consideration can be enforced only when in writing, signed by debtor, authorized agent। पहले एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझो। A owes B rupees 10,000, A को B को 10,000 रुपए देने हैं, and the debt is barred by limitation act। limitation act क्या होता है, कोई लिंकेज बता पाएगा मेरे को? इधर कोई लिंकेज बता पाएगा? चलो मैं बताती हूं। मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए तो उसको मुझे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे ना वापस, उसको देना चाहिए, मॉरली तो देना ही चाहिए। वो मेरे को नहीं देता तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? तो क्या कोर्ट बोलेगी कि तुम 20 साल तक आते रहो? तो क्या लिमिटेशन है? 3 साल की लिमिटेशन, कि अगर तुम्हें लगता है जिस दिन तुम्हारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है, द मोमेंट यू थिंक कि मेरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, उस टाइम से लेके तुम्हारे पास 3 साल तक का टाइम है कि तुम सूट फाइल कर सकते हो, राइट? ए साइंस अ रिटन प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 8,000 ऑन अकाउंट ऑफ डेप्थ। अब ए क्या साइन करता है? वो साइन करता है कि मैं रिटन प्रॉमिस देता हूं तुम्हें, रिटन में, कि मैं तुम्हें 8,000 रुपए दूंगा जो तुमने मुझे 10,000 रुपए दिए हैं। ये वैलिड हो जाएगा इवन इफ फुल लिमिटेशन के बाद हुआ हो, इवन इफ फुल लिमिटेशन के बाद हुआ हो। तो इधर तुम लोग क्या लिंक कर रहे हो, कौन सा एक्ट लिंक कर रहे हो? लिमिटेशन एक्ट। तो इसको जैसे अभी अपन ने पहले भी लिंक किया था, कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक किया था ग्रैंड नॉर्म में। तो अब तुमने क्या लिंक किया? कॉन्ट्रैक्ट को लिमिटेशन से लिंक किया। ये सेक्शन कौन सा है? 25(3). अब इसके पॉइंट्स देखो। अ डेप्ट बार्ड बाय लिमिटेशन, एक डेप्ट है जो बार्ड बाय लिमिटेशन है, कैन नॉट बी रिकवर्ड, वो रिकवर नहीं हो सकता। Hence a promise to pay such debt is without any consideration।
कैन बी इन्फोर्स्ड, कब इन्फोर्स करा जा सकता है? व्हेन इन राइटिंग। तो इसकी पहली पॉइंट क्या हो गई? साइंड बाय द डेटर, वो लिख कर दे, सिग्नेचर्स हो कि भैया मैं तुम्हें ये डेप्थ दूंगा इवन इफ इट इज अ टाइम बार्ड डेप्थ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? अब बताओ, कॉन्फिडेंस आ रहा है? I would not rather say compensation that you're compensating. देखो, compensating is voluntarily. सामने वाला oblige नहीं रहता. इधर तो oblige है भाई, you have taken money from me, you have to give me back. That's an obligation that is there, you have to give that back. Clear? चलो, any doubt? तो general rule बताओ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बिना void होगा कि valid होगा? ये क्या है? इसका कोई लैटिन टर्म बताएगा? एनपीओ। हाँ राइट, जो अभी हमने आज पढ़ा, और वेरी नाइस, ये दिस इज एन एक्सेप्शन कि एक्सेप्शन ओवर पावर करेगा जनरल रूल को, करेक्ट, बट नॉट वो वाला याद है? पैक्टम, ऑरिटर, एक्शन, ठीक है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। क्लियर है? एनी डाउट्स? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो डाउट, ऑल सॉर्टेड। चलिए, इसके एक्सेप्शन हमने पढ़ लिए, तो कौन सा सेक्शन लिंक करा यहां पे? 1 2 3। 1 क्या बोला? लव अफेक्शन। दूसरा क्या बोला? कॉम्पेंसेट। तीसरा टाइम बार्ड डेप्थ। कोई डाउट? चलो, अब ये 25 के पार्ट नहीं है, बट ये लिंकिंग है, लिंकिंग है, समझना। कंप्लीटेड गिफ्ट, गिफ्ट डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। तुम लोग किसी को गिफ्ट देते हो, पेरेंट्स को देते हो, ब्रदर्स को देते हो, सिबलिंग्स को देते हो, लव्ड वंस को देते हो, तो क्या कंसिडरेशन देता है क्या उसमें? तो इट इज अ कंप्लीटेड गिफ्ट, उसमें भी कंसिडरेशन नहीं करना। एजेंसी, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है गाइस, सेक्शन 185। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। तो अगेन एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, ठीक है? बेलमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। To consideration is not necessary to affect a valid bailment of good. It is called as gratuitous bailment. And charity, if you promise to pay charity and उस faith पर सामने वाला एक अपनी liability ले लेता है, the contract shall be valid. देखो, जैसे तुमने बोला कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, मस्जिद बनवाऊंगा, या XYZ गुरुद्वारा, whatever, church, anytime, and you promise that person to do, and उस promise पे सामने वाले person ने construction चालू कर दिया, तो तुम्हें आप देने पड़ेंगे। तो charity, even if the contract was without consideration from the सामने वाला person, the contract is valid. तो देखो, पहला आएगा natural love affection, ठीक है? Second compensate, third, fourth completed gift, fifth, ठीक है? अब मुझे बताओ, कोई ये बोलेगा अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, तो क्या तुम एक अच्छा आंसर लिख सकोगे? देखो, 2 लैटिन टर्म हो गए, सेक्शन 25 को लिंक करा, 1 2 3, और उसके बाद तुम्हारे जितने भी दूसरे एक्सेप्शंस अंडर अदर लॉ हो गए। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, इसका लर्न करने का 1 1 रिमेन सेम, 8 8 5 4, तो 185 148, 185 148। एजेंसी का क्या होगा? बेलमेंट 148। चलिए, कोई डाउट? कोई डाउट? कोई भी ऐसा डाउट जो आ रहा है कि लग रहा है कि यू कैन जस्ट, यू आर नॉट एबल टू कोरिलेट कंसिडरेशन से रिलेटेड? एक बार रिवीजन कर लें, फिर टाइप्स पे चलते हैं, ठीक है?
चलो, कंसिडरेशन के स्टिकी नोट पे अभी तक क्या क्या लिखोगे? फ्रेडरिक पॉलिक। नेक्स्ट क्या लिखोगे? बेयरैक की डेफिनेशन। बेयरैक की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? 2D में है। फिर और क्या लिखोगे? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंसिडरेशन। और क्या लिखोगे? एग्जाम्पल लिखोगे और केस लॉ लिखोगे। कौन सा लिखोगे? कम अगेन? अरे वो तो पहले लीगल रूल लिखोगे। पहले क्या लिखोगे? लीगल रूल। लीगल रूल में पहला रूल क्या है? दुर्गा प्रसाद प्रॉमिसर। उस पॉइंट में कौन सा केस लिखोगे? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉमिसी। उस पॉइंट में दूसरा केस क्या लिखोगे? तीसरा लीगल रूल क्या है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में इंग्लिश लॉ में क्या नहीं है? पास्ट कंसिडरेशन क्या नहीं है? वॉइड है, होता ही नहीं है। इंडियन लॉ में तीनों होते हैं। पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। नेक्स्ट क्या लिखोगे? रियल और इल्यूजरी। अब इल्यूजरी में 4 पॉइंट आएंगे। क्या आएंगे? देखो, एक तो लीगल होना चाहिए, ठीक है, एक अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, और एक फिजिकल इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी लीगल। फिर क्या लिखोगे? पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। क्या कंसिडरेशन कम भी हो तो चलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल चलेगा, बट क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए। इसमें तुम कौन सा एग्जांपल याद रखोगे? मयंक और कबीर। क्या बेची थी उसने? वॉच। कितने रुपए में बेची थी? 20 रुपए में। तो क्या अगर कम भी था तो चलेगा? कोर्ट क्या देखेगा? ग्रेट। ये क्या है? कौन सा पार्ट है? सेक्शन क्या लगाओगे? 25। एक्सप्लेनेशन 25 का 1 2 3 कहां लगाया था हमने? एक्सेप्शंस में, ठीक है, सॉर्टेड। चलिए, एक्सेप्शन में 25(1) क्या था? नेचुरल ऑफ अफेक्शन के 3 पॉइंट बताओ। और नेचुरल ऑफ एन अफेक्शन, अगर नेचुरल ऑफ अफेक्शन नहीं होगा तो चलेगा क्या? इसका केस अभी हमने क्या पढ़ा? बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। और एक और केस, क्योंकि उसकी वाइफ ने इतना परेशान किया, क्या हो गया? ठीक है, छोड़ दिया, बट नेचुरल ऑफ एन अफेक्शन नहीं था। सेकेंड वाला 25(2) कॉम्पेंसेट। कॉम्पेंसेट के 3 पॉइंट, वॉलेंटरली, लीगली पॉइंट, और होली और इन पार्ट। तीसरा टाइम बार डेप्थ। इसमें आपने कौन सा एक्ट लिंक किया? लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में कितनी लिमिटेशन है? 3, बट उसके बाद भी एनफोर्स करा जा सकता है। कब? और एग्जैक्टली, देखिए, जब रिटर्न हो और साइन बाय द डेटर या उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी साइन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी है, ए बी ने उधारी ली, मान लो ए डाइड, उसके रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि हम देने के लिए रेडी हैं, इवन इफ इट इज टाइम बार्ड वी विल गिव, तो भी चलेगा। तो या तो ए दे दे या उसके ऑथराइज एजेंट दे दे। अब मेरे को बताओ, एक्सेप्शन टू द रूल में ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हो गए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थोड़े से पीछे की भी सेक्शन है, होता है ना, बेयर एक्ट में पीछे पीछे आते हैं। तो पहला क्या आएगा? कंप्लीटेड गिफ्ट। फिर एजेंसी का सेक्शन बताओ, 185। फिर क्या आएगा? बेलमेंट। फिर क्या आएगा? सेक्शन बताओ। फिर चैरिटी। अब मेरे को बताओ, एनी डाउट? क्लियर है? पीपल सिटिंग ऑनलाइन, एनी डाउट? I'll take 2 minutes of break. Nobody is going out. I just take 2 minutes of break so that people can write the doubt. Anybody doubt? Anybody doubt? क्लास में किसी को डाउट? क्लास में किसी को डाउट है? चिल है, ऐसे ही पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तो हो जाएगा। लॉ इज नॉट दैट टफ। रिकॉल करते रहो और कीवर्ड्स को पकड़ते रहो, कीवर्ड्स को पकड़ते रहो। एंड पता है बेस्ट तरीका क्या है? मैं तो क्या करती थी, मैं स्टिकी नोट्स एक शीट पे चिपका के अपने वॉल पे चिपका देती थी। तो सुबह उठी, ब्रश कर रही हूं तो खड़े खड़े एक बार पढ़ लिया। मान लो रात को नींद नहीं आई, उठे एक बार पढ़ लिया। पता है सबको समझो,
मैं बताती हूँ, एग्जाम देना एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इट्स नॉट मेंटल, इट्स साइकी। तुम्हारे सबकॉन्शियस में से फिट होता है। तुम आज मुझसे कुछ पढ़ के जाओगे, तुम 10% भी लेके गए, तुम्हारे सबकॉन्शियस में फिट रहेगा। कम ऑन गाइस, ब्रेक गप्पे मारने के लिए नहीं होता। गॉसिप इज द डेविल एनिमी ऑफ गॉड। एग्जाम्पल्स हैं, हाँ, वो वाइड रहता है। यस यस, गलत है। यस, और एक बात और गाइस, आई एम नहीं, नेचुरल मैन्युफैक्चर में अगर राइटिंग और रजिस्टर्ड है तो यस फॉर श्योर, बट अगर राइटिंग, अब मेरे को एक बात बताओ, somebody's पेरेंट्स टेल कि चार्ट अकाउंटेंट क्लियर कर लो तो कोई बाइक दिलाऊंगा, मुंह से बोला, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट व्हेन दैट फादर इज वेरी सीरियस, चल मैं तेरे को लिख भी देता हूँ, रजिस्टर भी करके देता हूँ नेचुरल मैन्युफैक्चर में, देन इट इज अ वैलिड वन। एनीबॉडी, एनी डाउट्स इन द ऑनलाइन सेशन गाइस? ऑनलाइन सेटिंग ओवर यूट्यूब, एनी डाउट्स? मयंक, ये जो नोट्स हैं वो आई विल पुट द नंबर in the relevant last of the PPT. You can just check the number, call and ask for the notes. So I'll put the number in the last of the PPT and then you can ask for the notes. I really want to take this opportunity to say that कि अपनी एग्जाम को बहुत मस्ती से लो। अगर तुम लोग बहुत, मतलब पता है, क्लियरिंग एन एग्जाम इट शुड बी लाइक अ फ्लो, इट शुड नॉट बी लाइक सीरियस होके यार हम तो हंसना बंद कर दिया है, बोलना बंद कर दिया है, द ओनली टारगेट इज दिस। यस, द टारगेट शुड बी चार्ट अकाउंटेंट एग्जाम, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लिविंग लाइफ। आराम से, तुम जितना मस्ती से पढ़ोगे ना, रिलैक्स होके पढ़ोगे, उतना अंदर जाएगा। तुम जितना स्ट्रेस लेके पढ़ोगे उतना अंदर नहीं जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, जितना लाइट रहता है दिमाग, तुम लोग हंसते हो डोपामिन रिलीज होता है, शुगर खाते हो डोपामिन रिलीज होता है, क्यों होता है? दैट इज अ केमिकल फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। तुम लोग एक्सरसाइज करते हो डोपामिन रिलीज होता है, सो दैट्स व्हाई आई डू एक्सरसाइज। इफ यू विल पुट अ करेक्ट, तुम अपना खाना करेक्ट डालोगे, टाइमिंग करेक्ट डालोगे, फीलिंग्स करेक्ट डालोगे, कामनेस रखोगे बॉडी में, देन यू विल सिक्योर मोर मार्क्स। और सबकॉन्शियस में याद रहता है। व्हेन आई वाज डूइंग सीएस पेपर्स आल्सो ना, मैं कभी स्ट्रेस नहीं लेती थी। मेरे टीचर्स मुझे पढ़ाते थे, मस्ती से पढ़ती थी। आई यूज्ड टू रीड वेरी आराम से, कि मस्ती से पढ़ो यार, एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, कोई जंग थोड़ी ना लड़ने जा रहे। वी आर नॉट फाइटिंग अ वॉर, वी आर गिविंग एन एग्जाम। तो ऐसा ना हो कि एग्जाम क्लियर करते करते तुम आधे खत्म हो जाओ। गिव एग्जाम एंड गिव विद ऑल फेथ कि मैं मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं और मेरा क्लियर होगा। अगर मेरी मेहनत उस बेंचमार्क की है तो मेरा होगा, और नहीं हुआ देन देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट अटेम्प्ट। जिंदगी भागती नहीं है, चिल करो, रिलैक्स, मतलब आराम आराम से मस्ती से पढ़ो, मस्ती से रहो, मस्ती से पढ़ो, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। आज कंसिडरेशन का टॉपिक पढ़ के जाएंगे और फिर शाम को आई थिंक वी विल बी हैविंग द टेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन। तो आराम से लिखना। आई वुड रादर सजेस्ट यू दैट पुट केस लॉज, पुट लैटिन टर्म्स एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल एंड बी वेरी प्रिसाइज। चलिए चले, टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। Consideration in a contract is the exchange of anything of value by each party. किसी ने कुछ दिया तो किसी और ने भी कुछ दिया। Most often, services or goods are exchanged or promised in contract through consideration, maybe whatever the parties agree to. अब एग्जाम्पल देखो क्या क्या होंगे। मनी एक तो हो सकता है, मनी हो सकता है, मैं लिखवा रही हूँ, सुनो, मनी हो सकता है, ऐसे मत देखो, देखो चलो, मनी, सर्विसेज, तुम बोलते हैं ना कि कुरियर कराने गए, पैसे दिए तो वो कुरियर सर्विसेज देते हैं। पर्सनल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बेच दी। रियल प्रॉपर्टी, प्रॉमिस टू एक्ट कि मैं ये करूंगा, जैसे मैंने बोला, व्हाट वाज योर नेम, प्रीशा को बोला, प्रीशा प्लीज मेक अ पेंटिंग फॉर मी, तो प्रीशा ने बोला हाँ मैं पेंटिंग बनाऊंगी, मेरे को आप 10,000 रुपीज देना। तो 10,000 मेरा कंसिडरेशन उसके लिए, उसका कंसिडरेशन मेरे लिए क्या है, पेंटिंग बनाना। नो प्रॉब्लम, राइट, इफ इट इज नॉट देयर। एंड प्रॉमिस टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग, मतलब मैं ये नहीं करूंगा। जैसे वो ए वाला एग्जांपल याद है,
अगर तुमने मेरे को 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए तो मैं तुम्हें स्यू नहीं करूंगा। तो ये कौन सी टर्म ऑफ द बेयर एक्ट का पोर्शन है? बेयर एक्ट की डेफिनेशन याद करो, 2D। हाँ नहीं, फ्यूचर तो है, क्या टर्म है? एब्सटेन, एब्सटेन, promise not to do something, promise to refrain from doing something, promise to act क्या हो जाएगा? has done or does or will be doing। समझ रहे हो? तो क्या क्या हो जाएगा? या तो पैसों का कंसिडरेशन होगा, या सर्विसेज का होगा, या पर्सनल प्रॉपर्टी का होगा, या रियल प्रॉपर्टी का होगा, या प्रॉमिस टू एक्ट होगा, या प्रॉमिस फ्रॉम रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्ट। बट रिफ्रेन की जगह क्या लिखोगे? एब्सटेन, क्योंकि वो क्या है? टेक्निकल टर्म। उसमें क्या मिलेंगे? मार्क्स। ठीक है, एनी डाउट, कोई दिक्कत? चलिए अब वही काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन वापस पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन एक हेडिंग है जो बेयर एक्ट से निकलेगी। तो जब तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझाओगे ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझाओगे, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर हेडिंग दिस एज काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। अब देखो, है बड़ी छोटी बात, है बड़ी छोटी बात, राइट? इट इज वेरी स्मॉल, बट एक हेडिंग बनती है कि काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन भी पता है, करेक्ट? गिव मी अ मोमेंट, हाँ गाइस। चलिए करें, स्टार्ट करें, विल गो, विल ठीक है। चलिए, पास्ट कंसिडरेशन इज समथिंग होली डन, फोरबोर्न और सफर्ड बिफोर द मेकिंग ऑफ द अग्रीमेंट। बड़ा टेक्निकल लगा होगा, क्या ही है, राइट? क्या लगा होगा, राइट? तुम लोग अपना दिन कैसे डिवाइड करते हो? हाउ डू यू डिवाइड योर डेज? हाउ मेनी आवर्स ऑफ क्लासेस? 4, 8 क्लासेस। एंड राइटिंग प्रैक्टिस? नो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, पर्सनली करते हो? 2 पेजर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, ठीक है, ओके। राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना। तुम्हें प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉपर तरीके से आंसर बनाना। I'll try to check, but writing practice is the key to success। तुम कितना भी पढ़ लो और राइटिंग शिट लिख रहे हो, तुम्हें बहुत नॉलेज है और तुम बता नहीं पा रहे कि हमें कितना नॉलेज है, तो काय का नॉलेज? तुम्हें बहुत नॉलेज हो, तुमने मुल्ला पढ़ लिया लॉ में। मुल्ला इज अ टॉप नॉच बुक, इट्स अ रिसर्च बुक ऑफ लॉ स्टूडेंट्स। तो जैसे जब व्हेन वी वर स्टडीइंग लॉ वी यूज्ड टू रीड मुल्लाज। बट अगर मुल्ला पढ़ लियो हजार पेज की, बट तुम वो मुल्ला को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे लिखने में, तो व्हाट्स द बेस ऑफ रीडिंग मुल्ला? तुमने कोई बुक पढ़ी हो, तुम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। जैसे आई रीड फिक्शनल बुक्स, मैं फिक्शनल बुक्स पढ़ रही हूँ, बट उसको मैं अपनी जिंदगी में नहीं उतार पा रही। एक्सरसाइज करना होता है, हर बुक में लिखा है कि एक्सरसाइज करो, 10 मिनट्स मेडिटेट करो, बट क्या हम उतार पाते हैं? दैट्स द गेम। गेम इज ऑल अबाउट कि तुम कितना अच्छे से बता पा रहे हो। ठीक है, चलिए। ए सेव्स बीज लाइफ। ए ने क्या सेव करी? बीज लाइफ। बी प्रॉमिसेस टू पे रुपीज ऑफ 21,000। उसने बोला 21,000 का तुम्हें कैश प्राइस आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड। हेंस द कंसिडरेशन इज पास्ड। I did nothing for refrain doing anything on account of B's promise. Whatever he did before B's promise was made. That means पहले ही हो चुका था। Past consideration पहले ही डिसाइड कर लिया था और उसने पहले ही जान बचाई। क्या जान बचाने का बोला था उसने? नहीं बोला था। उसने 21,000 खुद सेल्फ ऑफर दिया, इन ग्रैटिट्यूड दिए। तो वॉट एवर ही डिड बिफोर बीज प्रॉमिस वॉज मेड। तो ये क्या हो गया? पास्ट कंसिडरेशन। और ये किस हेडिंग में आएगा? काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन में। कोई एग्जाम्पल में डाउट? ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो, ए बी, पी क्यू ए बी, ऐसा लिख के आना। चलिए, अब प्रेजेंट कंसिडरेशन समझना। प्रेजेंट कंसिडरेशन समझना। द कंसिडरेशन विच मूव्स simultaneously with the promise is called present consideration या executed consideration। कल हमने एक और चीज पढ़ी थी, executed। क्या था वो? bilateral, right? executed, executory, unilateral, bilateral, correct? याद है सबको? हेडिंग तीसरी हेडिंग थी। तो पहली दो हेडिंग क्या थी?
वैलिड एंड इनवैलिड, वेरी नाइस, गुड। चलो, एक्स बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम, जैसे किसी के पास इधर वो है, क्या बोलते हैं, क्या शौक होता है यार, रॉयल एनफील्ड। तो बॉयज तुम लोग अभी थोड़े बड़े हो गए ना, लाइक यू गाइज आर 18-19 राइट, 18-19 ना, और 20 फॉर दैट मैटर, और छोटे हो, इतने तो हो ना, 20 रहेंगे ना, हाँ। सो अभी तुम लोग व्हेन यू गाइज विल टर्न 25-26 देन यू विल फील कि यार एक रॉयल एनफील्ड होना चाहिए, है ना, वेरी नाइस, देखो वेरी प्रोएक्टिव। तो रॉयल एनफील्ड में जब तुम गए, तो जब तुम लेने गए तो तुमने ऐसा बोला कि यार भैया अभी दे दो, बाद में पैसे दे दूंगा, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तुमने कोई चिप्स का पैकेट भी हो, तुम्हें तुरंत पैसे देने होते हैं, तो वो क्या है, प्रेजेंट कंसिडरेशन, प्रेजेंट, आज तुमने लिया, तुमने उसका पैसा आज दे दिया, विच मूव साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंट कंसिडरेशन। क्लियर, कोई डाउट, एनी डाउट, नो, चलिए। फ्यूचर कंसिडरेशन, दिस टाइप ऑफ कंसिडरेशन इज अ प्रॉमिस टू डू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग इन फ्यूचर, ये एग्जीक्यूटेड होता है। देखो फ्यूचर का सिनोनिम देख लो, एग्जीक्यूटेड, फ्यूचर का synonym executed. A promised to pay a sum of money to B in consideration of B's promise to deliver a book for A. तो ये कब होने वाला है, ये बाद में होगा, फ्यूचर में होगा। पास्ट जो हो चुका है, प्रेजेंट जो साथ साथ चल रहा है, और फ्यूचर जो होने वाला है। चलिए, unreal consideration, when a consideration exists only in words not in fact, unreal। एग्जाम्पल समझो, A promised to pay rupees 2000 on particular day in consideration of promise B to pay rupees 500 at the same time, comma, the consideration is unreal या illusory and the promise will be regarded as merely a gratuitous payment by A to P for rupees 1500। मैंने बोला कि मैं तनु को 2000 रुपए दूंगी 10th नवंबर को, तनु ने बोला मैं आपको 500 रुपए दूंगी 10th नवंबर को, तो बेसिकली क्या कंसिडरेशन है, मैंने 1500 रुपए दिए, यही है ना। तो ये अनरियल कंसिडरेशन है, कोई कंसिडरेशन थोड़ी ना हुआ। अगर वो मेरे को बोलती कि मेरे को भी आपकी उधारी चुकानी है ऑफ 3000 रुपीज, तो 1000 रुपीज का मेरे को मिलता, बट बेसिकली 2000 उसने मुझसे लिए, 500 वो मुझे रिटर्न दे रही है, तो कितना हो गया, 1500 रुपए। मैं उसे 2000 रुपए ओ करती थी, वो मेरे को 500 रुपए ओ करती थी। तो ऐसा करते हैं क्या, मान लो अगर दो फ्रेंड्स में बोरोइंग है, तो वो बोलेगा नहीं पहले तो मुझे 2000 दे, फिर मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा। क्या होता है कि चल ठीक है तो 1500 रुपए दे दे, यही होता है ना, बैलेंस कर लेते हैं, राइट। तो सेम अनरियल कंसिडरेशन। तो प्लीज ऐड द 3 टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अनरियल। अब आएगा अनलॉफुल। मैं इधर लिंक कर रही हूं सेक्शन 23 को, सेक्शन 23 को। तो हमने कंसिडरेशन में कौन कौन से सेक्शन लिंक कर लिए, कंसिडरेशन में कौन कौन से सेक्शन लिंक कर लिए। सेक्शन पहला क्या था, 2D, सेकेंड सेक्शन क्या था, 2, फिर 25 का एक सब 2, 3, फिर 1, हाँ 1 है, वेरी नाइस। बताओ 185, 148, 18 कॉमन है, 54 नीचे हो जाता है। उसके बाद हाँ 23, बी लाउड यार, ठीक है, स्पेशली, हाँ वेरी नाइस, गुड। I like loud, you have to be very loud when you are speaking. Chalo. Unlawful consideration. Section 23 of the Act describes the term unlawful. A consideration is said to be unlawful if it is forbidden by a law, or it would defeat the provisions of any law, it is fraudulent, involves, implies injury to person, property, or it is immoral, opposed to public policies. के point लिखो, इसके point लिखो. Forbidden by law, defeat the provisions of law, ठीक है. Fraudulent, फिर opposed to public policy, फिर injury to person or property,
और क्या होगा, इमोरल। मेरी राइटिंग समझ आ रही है क्या, और क्लियर लिखूं? इज माई राइटिंग लेजिड गाइस? राइटिंग लेजिड? लिख लो ना, क्या प्रॉब्लम? चलिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या क्या होगा, सेक्शन 23 में है। ये काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन के पार्ट है। देखो क्वेश्चन आएगा कंसिडरेशन, तो काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन लिखोगे, तो काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन का एक क्वेश्चन है ये, सेक्शन 23, जहां पर ये फॉरबिडन बाय लॉ, प्रोविजंस ऑफ लॉ, इंजरी, इमोरल टू पब्लिक पॉलिसी, फ्रॉडुलेंट इन नेचर एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बताओ, स्माइल करते करते पढ़ो, डोपामाइन रिलीज होगा तो अच्छा लगेगा, बेटर रहेगा। ठीक है, काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन, अनलॉफुल आएगा, लिखूं वापस, नॉट विजिबल, क्लियर? अच्छा ओके, पहला लिखो, फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ, प्रोविजंस ऑफ लॉ, provisions of law, fraudulent in nature, fraudulent in nature, opposed to public policy, opposed to public policy, injury, injury to person or property, injury to person or property, and immoral। मेरे को बताओ कहां छूटा, बता रहा था? वेरी नाइस, हेल्पिंग ईच अदर, गुड। ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा तुम्हारा। माय टीचर यूज्ड टू से, जितना है सब दे दो, सब बढ़ जाएगा। तो गुस्सा है तो गुस्सा दे दो, वो भी बढ़ जाएगा। प्यार है तो प्यार भी दे दो, वो भी बढ़ जाएगा। पैसा है तो पैसा दे दो, बढ़ जाएगा। सो नो व्हाट यू गिव यू गेट। सो बी मतलब हमारे व्हेन आई वाज स्टडिंग, my teacher used to say me कि तुम वैसे, हम लोग पहले ना नोट्स बनते थे, हम लोग हाथ से नोट्स बनाते थे। तो पहले बच्चे ऐसे होते थे ना, हम तो अपने नोट्स ही देंगे, यू नो, वी विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट आवर नोट्स। बट आवर टीचर यूज्ड टू बी वेरी अपोजिट एंड यूज्ड टू से सारे नोट्स दो, तभी तो गेम है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। सबके पास सेम नोट्स है और फिर गेम स्टार्ट होता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है उस नोट्स पे। तो यू नो, हेल्प ईच अदर, it creates your own level of karma, good karmas. Help each other, be there for each other. तुम लोग तो वैसे हॉस्टलर्स हो, पीजी में रहते हो, you should help each other. चलिए, तो काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन में अनलॉफुल क्या सेक्शन लिन किया, सेक्शन 23। चलिए देन कंक्लूजन की बात करते हैं। इसके बाद आई विल टेक 2 मिनट्स, इसके बाद हम आंसर राइटिंग एक करेंगे मेरे साथ। मैं तुम्हें एक बहुत ही स्टिकी नोट्स वाला पोर्शन लिख के दूंगी, वो तुम लोग लिखोगे। कंसिडरेशन तुम्हारा 100% परफेक्ट हो जाएगा, कंसिडरेशन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। कंक्लूजन समझो, thus consideration is an integral part of the contract. The rules of consideration states that it is essential to have consideration of contract, but there are some specific exceptions to it. No consideration, no contract rule. तो ये जब भी कोई आंसर लिखो, ये कंक्लूजन में लिख के आ जाना। जब भी कोई आंसर लिखोगे, ये कंक्लूजन में लिख के आ जाना। ये तुम्हारी कंक्लूडिंग लाइंस है कि कंसिडरेशन के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो रूल्स ऑफ कंसिडरेशन क्या है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए। बट क्या इसके एक्सेप्शन भी पढ़े हमने? कौन सा सेक्शन पढ़ा था? 25 का कौन सा सब क्लॉज पढ़ा था? 1, 2 एंड 3। चलिए, अब मैं तुम्हें स्टिकी नोट्स बनवा देती हूं। अपने कोई भी, जो भी तुम लोग नोटबुक बुक यूज करते हो, उसमें एक स्टिकी नोट बनाओ, लिखो relevant sections with respect to consideration. People sitting online, do you have any doubts? Would request that please put your doubts so that I can help you out with the clearance of the doubt. I will also be putting the numbers where you can contact if you need any help. But additionally, if you have any doubts, just put it in the chat box. I would love to answer them. चलिए, चले, हाँ लिखो मैम, लिखवा दो, खत्म करना है, राइट? आई कैन रीड दैट। कर रहे हैं, चिंता मत करो, कर रहे हैं। चलिए
relevant sections with respect to consideration defined under Indian Contract Act. Relevant sections with respect to consideration. Relevant sections with respect to consideration defined under Indian Contract Act. 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 चलिए then. Relevant sections with respect to consideration defined under Indian Contract Act. Indian Contract Act का year बताओ. कॉमा 1872 लिखो. Indian Contract Act कॉमा 1872 colon first section 2D. First pointer section 2D. Sections 2 subclause D dash defines consideration. Defines consideration. इसमें क्या लिंक करोगे? हाँ क्या? कम अगेन? लेटिम फेज. अच्छा वो हाँ बराबर, वो उसमें मैं एक और पोर्शन लिखाऊंगी. गुड. अब नेक्स्ट. वेरी नाइस. फेडरिक पॉलो. अभी वो लिखवाऊंगी अलग से. चलिए सेकंड लिखिए. सेकंड पोर्शन लिखिए. सेकंड पॉइंट सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन नंबर 2. सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन नंबर 2 लिखें. सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन नंबर 2 डैश consideration need not to be advocate. Consideration need not to be advocate. Consideration need not to be advocate. Third लिखिए. Third pointers. And please make sure that you are writing fast. Please make sure that you are writing fast. Third. Section 25 subclause 1, Section 25 subclause 2, Section 25 subclause 3 एक ही लाइन में लिखना. 25 subclause 1, 25 subclause 2. अब ये मत करना. हाँ, what students do, शॉर्टकट अपनाते हैं. Section 25 subclause 1, 2. ये कितने लोगों ने लिखा ये बताना प्लीज. Don't do it. Don't do this. Don't do this. Please write. कुछ नहीं फर्क पड़ता. सेक्शन 25 सब क्लॉज 1 कॉमा सेक्शन 25 2 कॉमा सेक्शन 25 3 एंड कॉलन एंड राइट. चलिए एंड कॉमा एंड राइट. वेयर वर यू? व्हाट इज दिस? अच्छा वॉशरूम. ओके चलिए. डैश एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ कंसिडरेशन. Exceptions to the rule of consideration. Exceptions to the rule of consideration. लिखें. Exception to the rule of consideration. अब देखो तुमने क्या किया होगा मैं बताती हूं. सेक्शन 25 सब क्लॉज 1 लिखा. 25 2, 25 3 एंड एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ कंसिडरेशन लिखा. ऐसा लिखा ना. इसको डैश करो और नीचे एक एरो बनाओ. डैश का एरो बनाओ. लिखो सेक्शन 185. सेक्शन 185 एजेंसी. सेक्शन 148 बेलमेंट. डालो उसके अंदर ताकि सेक्शन याद रहे. लिंक करना है वहां पे सेक्शन. लिखिए. एंड नेक्स्ट पॉइंटर में सेक्शन लिखिए. सेक्शन नंबर 23 अनलॉफुल कंसिडरेशन. सेक्शन 23 तुम्हें प्रॉब्लम होती है. व्हाई डोंट यू सिट अहेड? नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंटर चेंज कर देना. पॉइंटर चेंज कर देना. पॉइंटर हो जाएगा सेक्शन 23 अनलॉफुल कंसिडरेशन. अब ये अपने स्टिकी नोट में ऐड कर लेना और चिपका देना. तो अब मुझे बताओ कंसिडरेशन पढ़ोगे तो ये बस देख लेना कि अच्छा जैसे आएगा तो ये सेक्शन तो मेरे को लिखना ही है. क्लियर है? क्लियर है? जैसे कंसिडरेशन आएगा इतने सेक्शंस तो पक्का कोट करूंगा या करूंगी. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टिकी पॉइंट का डेटा लिखो. नेक्स्ट स्टिकी पॉइंट का डेटा लिखो.
नेक्स्ट स्टिकी पॉइंट का डेटा लिखो। तुम ये अगर 3 स्टिकी पॉइंट पढ़ लोगे ना लास्ट रिवीजन टाइम में, तो तुमको नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग ये 3 स्टिकी पॉइंट पढ़ोगे एंड देन यू विल क्लोज की कंसिडरेशन हो गया। चलो नेक्स्ट स्टिकी पॉइंट का डेटा, रेलेवेंट केस लॉज विथ रिस्पेक्ट टू कंसिडरेशन। Relevant case laws with respect to consideration defined under India Contract Act. Relevant case laws with respect to consideration defined under Indian Contract Act. Defined under Indian Contract Act. लिखिए। फर्स्ट, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, डैश लिखो उसके आगे, डैश। Consideration must move at the desire of the promisor. Durga Prasad versus Baldev, dash डालो, consideration must move at the desire of the promisor. Sorted? Consideration must move at the desire of the promisor. Second लिखो, चिन्नैया versus रमैया। चिन्नैया versus रमैया, consideration may move from promisee or any other person. Dash करके लिखो, consideration may move from promisee or any other person. Consideration may move from promisee or any other person. Bless you. डालिए, लिखो बाल्फो वर्सेस बाल्फो। सेक्शन 25 सब क्लॉज 1, डैश बनाओ, डैश बना के लिखो सेक्शन 25 सब क्लॉज 1। सेक्शन 25 सब क्लॉज 1, रिटन एंड रजिस्टर्ड अग्रीमेंट अराइजिंग आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बाल्फो वर्सेस बाल्फर, डैश, सेक्शन 25 सब क्लॉज 1, डैश, रिटन एंड रजिस्टर्ड अग्रीमेंट अराइजिंग आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। रिटन and registered agreement arising out of love and affection. अब देखो, तुमने लिखा बाल्फोर वर्सेस बाल्फर, देखो ऐसे लिखा होगा ना, बाल्फोर वर्सेस बाल्फर लिखा, डैश 25 सब क्लॉज 1 डैश नेचुरल लव एंड अफेक्शन, लिखा ना ऐसा, बराबर लिखा। बाल्फोर वर्सेस बाल्फर के नीचे एरो डालो और इधर लिखो प्लस मार्क, प्लस डालो प्लस, और एक और केस लिखो, राजलुखी दाबे वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। राजलुक, मतलब इसका मतलब क्या है कि बाल्फो वर्सेस बाल्फो के साथ ये ऐड कर लो, अगर एग्जाम में याद रहा तो बोनस पॉइंट, और बोनस पॉइंट तो ऐसे ही मिलेंगे जब तुम ऐसा लिखोगे, राइट? तो लिखिए, राजलुखी, राजलुखी दाबे, राजलुखी दाबे वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। हो गया? अब मेरे को बताओ, तुम्हारे पास 2 पॉइंट हो गए। कंसिडरेशन का एक स्टिकी नोट क्या होगा? सेक्शन का एक स्टिकी नोट क्या होगा? अब तीसरा स्टिकी नोट, सिर्फ 3 स्टिकी नोट बनेंगे हर जगह, हर जगह सिर्फ 3 स्टिकी नोट। सेक्शन, केस लॉ, कॉन्सेप्ट, सेक्शन, केस लॉ, कॉन्सेप्ट। अब लिखो, थर्ड स्टिकी नोट में डालो कॉन्सेप्ट, थर्ड स्टिकी नोट में डालो कॉन्सेप्ट, थर्ड स्टिकी नोट में डालो कॉन्सेप्ट। थर्ड, पहला पॉइंट लिखो, क्विड प्रो क्यो। यश, क्या वापस समझाना है एक बार बता दो, ऑनलाइन स्टूडेंट क्या? चलिए, कॉन्सेप्ट, हेडिंग डाली, कॉन्सेप्ट अंडरलाइन किया, पहला पॉइंट लिखो। तुम लोगों को समझ आ रहा है ना मैं कैसे बनवा रही हूं? अदरवाइज आई वुड राइट ऑन द बोर्ड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट? कॉन्सेप्ट, फर्स्ट पॉइंट, क्विड प्रो क्यो। सेकंड, सर फ्रेडरिक पोलॉक, डेफिनेशन, सर फ्रेडरिक पोलॉक, डेफिनेशन, सर फ्रेडरिक पोलॉक, डेफिनेशन, सर फ्रेडरिक पोलॉक, डेफिनेशन, सर फ्रेडरिक पोलॉक, डेफिनेशन। नेक्स्ट, बेयर एक्ट डेफिनेशन, बेयर एक्ट डेफिनेशन। अब देखो कैसे लिखोगे, ये लिखा बेयर एक्ट, लिखा डेफिनेशन, इसके 3 एरो निकालो, 3 एरो निकालो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, निकालो 3 एरो, पास्ट,
प्रेजेंट, फ्यूचर। निकाले 3 एरो। इन 3 एरो को ऐसे करो वापस, और इधर पता है क्या लिंक करोगे? बताओ क्या लिंक करोगे? द स्टूडेंट हु टेल्स मी इज ना, मतलब आई वुड, सॉरी नहीं, क्या? काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन डालो, उन तीनों एरो के डालो। ये तुम्हें कहां लिंक करना है? काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन में भी लिंक करोगे। अगर कंसिडरेशन का क्वेश्चन आता है और ये बैराक नहीं लिख पाए तो क्या, और ऐसा नीचे लिख देना, दिस आर ऑल्सो टर्म्ड एज काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है? तो ये क्या क्रिएट कर रहे हो तुम? मेरे को एक बात बताओ। हाँ, ये तुम एज क्रिएट कर रहे हो, स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो। जो तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम ऐसे स्ट्रक्चर हर क्वेश्चन में बनाओगे तो व्हाई इन्विजिलेटर विल नॉट गिव यू मार्क्स? आ गए? 4th पॉइंट लिखो। एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल ऑन द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, वन एग्जाम्पल ऑन द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन डालिए। कौन सा पॉइंट हुआ ये? 5th लिखो, लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन। अब लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन लिखो और जैसे मैं बताऊंगी वैसे लिखना। देखो कौन सा पॉइंट लिख रहे हो? 5th। क्या लिख रहे हो? लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन। अब एरो बनाना कैसे बनाओगे? देखो, इसके इधर से एरो निकालो, ऐसा बनाओ। कितने एरो लिख रहे हो? मैं बताती हूँ, एरो डालो, मैं बताती हूँ। 1 2 3 4 5 1 सेकेंड 5 डालो, 5 डालो, 5 आया। तुमको समझ आया? लीगल नहीं आया? ओके, गिव मी अ मोमेंट, मैं बता रही हूँ। लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन लिखा, आगे 5 एरो डालो, ऐसे 5 एरो डालना, कॉपी नहीं भरनी है, 5 एरो डालना। पहला डालो, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जो बस बोल रही हूँ वही लिखना, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, may move from promise or any other person. Second point, may move from promisee or any other person, may move from promisee or any other person. Third डालो, past present future. Third डालो, past present future. Fourth डालो, real not illusory. Fourth डालो, real not illusory. Real not illusory. 5th डालो, need not to be advocate. Need not to be advocate. Advocate. Done? 5th पॉइंट लिखा, 6th पॉइंट डालो, exceptions to the rule. 6th पॉइंट डालो, 6 नहीं बेटा, 5th नहीं होगा ये। कौन सा पॉइंट है ये? 6th होगा ना? 5th को रिपीट कर दूं। ओके, लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन, पहला होगा मूव फ्रॉम द प्रोमिसर। सेकेंड होगा मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। थर्ड होगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। फोर्थ होगा रियल नॉट इल्यूजरी। फिफ्थ होगा नीड नॉट टू बी एडवोकेट, नीड नॉट टू बी एडवोकेट। 6th पॉइंट डालो, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। डालो, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। मैं जो बता रही हूं वैसे ही डालना। कॉन्ट्रैक्ट, ये सब लिखा, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, 2 कॉलन लगाना। ठीक है? इधर लिखो जनरल रूल, ये कैप्स में लिखना, जनरल रूल, जनरल रूल, जनरल रूल, जनरल रूल। इधर ऐसे करो, 2+ बनाओ, दोनों वो लिखो लेटिन टर्म जो तुम्हें पढ़ाएगा। नूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शन डालो, नूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शन, प्लस बना के दोनों लिखो, नूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शन। और दूसरा वाला जो तुम्हें बताया गया है वो लिखो, नूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शन, नूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शन। ठीक है? और देखो ऐसे डंडा बनाना,
और एक्सेप्शंस लिखना, दैट ही टोल्ड। अभी एक ही लिख दो, कोई बात नहीं। हाँ, एक्सेप्शंस लिखो इधर, जनरल रूल लिखा, उसके साथ 2 अटैच करे लेटेंट टर्म, एक्सेप्शंस के नीचे ऐसा लाइन बनाओ और डालो मार्क्स, फर्स्ट डालो। समझ आ गया? डायग्राम समझ आ गया? डायग्राम समझ आ गया ना? फर्स्ट डायग्राम में लिखो, फर्स्ट डायग्राम में लिखो रिटर्न रजिस्टर्ड नेचुरल लव अफेक्शन, बस इतना ही लिखना। रिटर्न रजिस्टर्ड नेचुरल लव एंड अफेक्शन, रिटर्न रजिस्टर्ड नेचुरल लव एंड अफेक्शन, रिटर्न रजिस्टर्ड नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेकेंड डालो कंपेंसेट, सिर्फ कंपेंसेट लिखो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम मेरे को बताओ? हाँ जी, एक हेडिंग में रिटर्न रजिस्टर्ड नेचुरल लव एंड अफेक्शन, रिटर्न रजिस्टर्ड नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेकेंड में डालो कंपेंसेट, सेकेंड हेडिंग में डालो कंपेंसेट। डाल दिया? गुड, ओके, कंपेंसेट, ओके डन। चलिए थर्ड में डालो टाइम बार डेप्थ, टाइम बार डेप्थ। और जब टाइम बार डेप्थ लिख रहे हो उसमें लिखोगे रेड विथ लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट का ईयर बताएंगे कोई? हाँ, (1963) डालिए, लिखो टाइम बार डेप्थ रेड विथ लिमिटेशन एक्ट 1963। फोर्थ में डालो गिफ्ट, फिफ्थ में डालो एजेंसी। कहीं प्रॉब्लम नहीं? गुड, ऑल गुड। चलिए पूछ लो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। गुड, ठीक है। गिफ्ट, एजेंसी, बेलमेंट, चैरिटी डालो सारी हेडिंग में। गिफ्ट, एजेंसी, बेलमेंट, चैरिटी, गिफ्ट, एजेंसी, बेलमेंट, चैरिटी, गिफ्ट, एजेंसी, बेलमेंट, चैरिटी। नहीं नहीं बेटा, अलग अलग पॉइंट। गिफ्ट, एजेंसी, बेलमेंट, चैरिटी। एजेंसी का सेक्शन क्या है? बेलमेंट का अनलॉफुल कंसिडरेशन, कंसेसिस एडिडम, ऑफर, 2A। अरे प्रॉमिस देखो, ऑफर तो 2A क्योंकि पहला स्टेप। तो प्रॉमिस कौन करता है? बॉय, तो क्या होगा? 2B। ठीक है। अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, डरेशन, ठीक है, D। चलिए तो ये 6 पॉइंट हो गया। एक्सेप्शन, टोटल एक्सेप्शन 6 पॉइंट है ना। 7th पॉइंट टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, 7 पॉइंट्स टाइप ऑफ कंसिडरेशन। 7th पॉइंट टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। 8th पॉइंट काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। 8th पॉइंट काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। 8th पॉइंट काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन and 9th point conclusion, and 9th point conclusion। 8th point kinds of consideration, sorry 9th point kinds of consideration। कौन सा पॉइंट? 8th kinds of consideration, 9th point conclusion, 9th point conclusion। तो हमने कितने स्टिकी नोट्स बना लिए? पहला किस लिए बनाया? सेकंड किस लिए बनाया? थर्ड किस लिए बनाया? अब मुझे बताओ, जब तुम्हारे बैक टू बैक एग्जाम होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में तुम कंसिडरेशन के ये 3 स्टिकी नोट पढ़ लोगे तो सब रिवाइज कर लोगे? ये आज की तैयारी नहीं है, ये तैयारी उस दिन की है जिस दिन तुम्हारा अगले दिन लॉ का पेपर है। तुम ऑलरेडी पेपर देके थक चुके हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें 7 लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और तुम्हें फटाफट रिवीजन करना है और सोना भी और खाना भी खाना है। तो तुम क्या पढ़ोगे? सिर्फ ये स्टिकी नोट पढ़ लेना। इट्स मोर। तुम मेरे को एक बात बताओ, इतनी बार कॉन्सेप्ट रीड कर ली है, तुम स्टिकी नोट पढ़ के जाओगे तो क्या मोर देन एनफ नहीं होगा? तो ये तैयारी आज की नहीं है, ये तैयारी एग्जाम के एक दिन पहले की आज हम कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन तुम पूरी बुकलेट नहीं पढ़ पाओगे या पूरे नोट्स नहीं पढ़ पाओगे। उस दिन तुम नोट्स नहीं पढ़ पाओगे। टेक माय वर्ड्स, मैं वहीं से आ रही हूं जहां पे तुम्हें जाना है। और आई रिमेंबर सीएस के पेपर कैसे होते थे, मैं बता देती हूँ। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 मैं प्रोफेशनल दी सीएस का। 8 पेपर थे। मेरे को मेरे टीचर्स बहुत मोटिवेट करते थे कि 8 पेपर एक साथ देना है। उसका रीजन समझो, तुम्हारी रैंक तभी लगती है।
तुम्हारी रैंक लगेगी ही नहीं अगर तुम एक साथ पेपर नहीं दोगे। तो जब तुम फाउंडेशन इंटरमीडिएट में जाओगे ना, तो सारे पेपर एक साथ होंगे, राइट? तो तुम्हारे रैंक तभी लगेगी जब तुम सारे ग्रुप एक साथ दोगे, सारे पेपर एक साथ दोगे। तो व्हेन आई यूज्ड टू 18 से लेके 27 तक पढ़ना है, और आप सोने का गैप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सोए नहीं तो अगले दिन वापस पेपर है, तो उसकी तैयारी भी करनी है। तो आपको सोना जरूरी है, आपको खाना जरूरी है, आपको एक बैलेंस्ड माइंड होना जरूरी है। तो बैलेंस माइंड के लिए आज से स्टिकी नोट की प्रेप करो। करेक्ट है? स्टिकी नोट पढ़ लोगे तो पूरे के पूरे नोट्स पढ़ने में मैं तुम्हें बता दूं 3 घंटे बाद तुम्हें लगेगा वाओ मुझे सब आता है। सेक्शन भी आते हैं, केस लॉ भी आते हैं, कॉन्सेप्ट भी आते हैं। सेक्शन भी आता है, केस लॉ भी आता है, कॉन्सेप्ट भी आता है। तो स्टिकी नोट का आखिरी तरीके का प्रिपरेशन है। क्या तुम बुकलेट पढ़ सकते हो? क्या नोट्स आखिरी में पढ़ सकते हो सारे? ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए स्टिकी नोट्स। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ऑल क्लियर? विद द पार्टिंग नोट दैट आई एम कमिंग फ्रॉम, this is also something which my teachers have taught me, and I'm here because of them only. Being very honest, life is very beautiful. एग्जाम दे रहे हो तो इसको अपनी लाइफ मत समझना। लाइफ का पार्ट होती है एग्जाम, करियर लाइफ का पार्ट होता है। अपनी मेहनत उस बेंचमार्क में करो कि तुम क्लियर करो। अगर नहीं क्लियर होते मतलब तुम्हारी बेंचमार्क के लेवल की मेहनत नहीं थी। ठीक है? इफ यू आर अलाइव टुडे, बी ग्रेटफुल। इफ योर पेरेंट्स आर अलाइव टुडे, हेल्दी। इफ एवरीबडी इज healthy, you are eating good food, wearing good clothes, having very good oxygen, be grateful for that. रोज ग्रेटफुल प्रैक्टिसनेस करोगे तो लाइफ आसान हो जाएगी। यू विल बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग देन, कि वाओ आज अच्छी क्लास थी, वाओ आज अच्छा खाना था मेस में, आज वाओ भिंडी की सब्जी थी, आज मेरे पेरेंट्स आर हेल्दी, आज मेरे पॉकेट में 500 रुपए हैं। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटफुलनेस। एंड I'm very thankful to the people sitting online that they joined in. I'm thankful for the people sitting offline that you joined in on time at 9ish. So thank you so much for joining in live, and I would request that we can close it.